सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हम मधु काकरिया द्वारा रचित साना साना हाथ जोड़ी पाठ पढ़ रहे थे और इसमें हम यहाँ तक हमने पाठ पढ़ लिया था। इसमें लेखिका ने बताया कि लेखिका को अगले दिन युमथांग जाना था। युमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर है और लेखिका एक दिन वहाँ ठहरकर अगले दिन युमथांग के लिए रवाना होती है और रास्ते में उन्हें बौद्ध पताकाएँ मिलती हैं। कल हमने वीडियो में जिक्र किया था। और ये बौद्ध पताकाएँ क्या है? शांति और अहिंसा के प्रतीक ये पताकाएँ हैं, जिन पे क्या लिखे हुए हैं? मंत्र लिखे हुए हैं। और लेखिका के जो ड्राइवर हैं वो ड्राइवर कम है और गाइड ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है नॉर्थ ईस्ट में। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती है। यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या किया जाता है? 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएँ लगा दी जाती हैं। जब हम कोई नया कार्य करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो ये पताकाएँ लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उस जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर मैंने दलाई लामा की ऐसी तस्वीर देखी थी। दलाई लामा कौन है? धार्मिक गुरु हैं, तिब्बत के बौद्धों के धार्मिक गुरु हैं। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा कि जगह जगह का नाम इस जगह का नाम कवि लोंग स्टॉक है। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चिक चीस खे बमसन ने लेप्चाओं के सोमेन से कुंतजे के साथ संधि पत्र यहीं पर हस्ताक्षर किए थे। तिब्बत के चीज खे बमसन ने लेप्चाओं के सोमेन से कुंतजे के साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआत स्थल कौन सा? सिक्किम की दो स्थानीय जनजातियां हैं, लेप्चा और भूटिया। क्या है? सिक्किम की दो स्थानीय जातियां हैं। कौन कौन सी? लेप्चा और भूटिया। और इनमें आपस में संघर्ष चलता था और बाद में संधि हुई थी। वो स्थान है कौन सा? कवि लोंग स्टॉक। इन्हीं रास्तों पर मैंने देखा कि एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र है। यह क्या है? नार्गे कहने लगा, मैडम, यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। हमने भी देखा है कि गोम्पा में ये लगे हुए हैं, ऐसे प्रेयर व्हील लगे हुए हैं, घुमाने से क्या हो जाता है? सारे पाप धुल जाते हैं। क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा कैसी है? एक है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य और अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। बहुत अच्छी बात लिखी है लेखिका ने कि मैदान हो या पहाड़, इतनी तमाम वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद इस देश की आत्मा कैसी है? एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। रफ्ता रफ्ता क्या है? धीरे धीरे। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगी। अब परिदृश्य के चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकर कार्टून धोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो जाते हैं। ओझल यानी गायब हो जाते हैं। रफ्ता रफ्ता का क्या अर्थ है? धीरे धीरे। हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। लेखिका और उसका ड्राइवर जितेन नार्गे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। घाटी में क्या? ताश की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे थे और दूर से दिखाई दे रहे थे, तो ताश के पत्तों की तरह दिखाई दे रहे थे छोटे छोटे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। विराट यानी बहुत बड़ा,
और वैभव यानी बहुत सौंदर्यशाली वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। हिमालय का सौंदर्य क्या है? पल पल परिवर्तित होता है। और देखते ही देखते वीरान सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। रास्ते क्या होते हैं? वीरान यानी जिनमें जनसंख्या कम है, वीरान यानी जहाँ कुछ न हो, यानी मानव न हो, और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा था। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी थी। वादियाँ चौड़ी होने लगी थी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत, शिद्दत यानी तीव्रता, प्रबलता या अधिकता, करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था कि हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। लेखिका और उसके ड्राइवर जब आगे आगे बढ़ने लगे तो रास्ते क्या थे? वीरान हो गए थे। वीरान यानी जहाँ मानव आबादी बहुत कम हो, और रास्ते घुमावदार होने लगे थे। किसकी तरह? जलेबी की तरह। और हिमालय क्या है? विशाल होते होते क्या हो गया था? विशालकाय, बहुत बड़ा दिखने लग गया था। और घटाएं क्या है? घटाएं बादल, गहराते गहराते पाताल नापने लगी। वादियाँ चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों पर सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था कि किसी सघन हरियाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। इस बीच इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। इस बिखरी असीम सुंदरता, असीम जिसकी कोई सीमा न हो, बहुत सुंदर असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी, सैलानी कौन? घूमने वाले, झूम झूम कर गाने लगे। क्या गाने लगे? सुहाना सफ़र, ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी। मौन यानी चुपचाप थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, यानी उस सुंदरता को अपने अंदर समेट लूं। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी, मुंडकी यानी सिर, निकाल निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को। दूध की धार की तरह, झरने कैसे होते हैं? सफ़ेद होते हैं। दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों को के बीच इटला इटला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठंडी तिस्ता नदी है। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है, सिलीगुड़ी। पर यहाँ उसका सौंदर्य प्रकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। कौन सी? तिस्ता नदी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी। रोमांचित थी और पुलकित, पुलकित यानी खुश थी। चिड़ियों के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति मेरे विशाल, नगपति, नग यानी पर्वत, पति यानी स्वामी। पहाड़ों के स्वामी कौन है? हिमालय। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के शिखर से गिरता फैन उगलता झरना, इसी का नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। पर्वत शिखरों से क्या गिर रहा था? ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर फॉल। चमकते फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे। यानी सिक्किम की सुंदरता को देखकर जो सैलानी घूमने गए थे, वो अपने अपने कैमरे निकालकर उस सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करने लगे। यहाँ नगपति शब्द आया, ये किसके लिए आया? हिमालय के लिए आया। और लेखिका के मन में क्या आया? हिमालय को सलामी देनी चाहिए। और लेकिन तभी उनकी गाड़ी रुक गई। और कौन सी जगह रुकी? सेवन सिस्टर फॉल के पास रुकी। इन खूबसूरत लम्हों को कैमरे में कैद करने में मशगूल हो गई। मशगूल यानी व्यस्त हो गई। आदिम युग की किसी अभिषिप्त यानी शापित राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों के पर बैठ झरने के संगीत के झरने के साथ
साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्य में हो उठा, सत्य और सौंदर्य छूने लगा। यानी इतना अद्भुत सौंदर्य था लेखिका जब यात्रा पे गई, सिक्किम यात्रा पे गई, तो वहाँ का इन्होंने लेखिका ने वर्णन किया है। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।